अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो न्यूरोलॉजी के अंदर मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं उसके हवाले से जो है वो डिजीज़ के बारे में आपको बताऊंगा और फिर आस्ता आस्ता एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी ज़्यादा आ रही है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो न्यूरोलॉजी के अंदर मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो हैं ज़्यादातर जो है माइग्रेन है, सर का दर्द, और सबसे कॉमन है एपिलेप्सी जिसमें दौरे पड़ते हैं, जिसको कहते हैं कि जिन आ गया, भूत आ गया। इसकी वजह से लोग इलाज नहीं कराते, भटकते रहते हैं, दम दरूद वगैरह वहाँ ले जाते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस ख़राब हो जाते हैं जो कि काबिल इलाज बीमारी है, लोग नहीं आते हैं हमारे पास। और उसके बाद मोस्ट कॉमन डिजीज़ है स्ट्रोक, फालिज, लकवा, और उसके बाद है डिमेंशिया, याददाश्त की कमी, और वो भी इलाज नहीं कराते, कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये एज के साथ हो रही है, लेकिन ये काबिल इलाज बीमारी है और इसका बर वक्त अगर डॉक्टर को दिखाया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवर्सिबल है, मेमोरी ठीक हो जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मेमोरी के लिए लंबा अर्सा दवाई दी जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद हम अभी जो है आपको मुख्तसर और बीमारियों के बारे में बताएं जो मोस्ट कॉमन है। वो है बैक पेन और सर्वाइकल पेन, जो आज के दौर की जदीद बीमारी में शामिल होती है, जैसे ऑफिस वर्क, लंबा टाइम, काफ़ी देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करना, और जो है ऑफिस में बैठना काफ़ी देर तक। तो उसकी वजह से जो गर्दन के मोरे हैं और बैक के मोरे हैं उसमें पेन शुरू हो जाता है, और जब गर्दन के जो मोरे होते हैं उसमें पेन होता है तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं हाथ सुन्न होना, चक्कर आना, गर्दन में अकड़ाव होना और चक्कर आना, और ये चीज़ें आती हैं गर्दन के उसमें। और बैक में पेन हो तो उसकी वजह से टांगे सुन्न होना और कमजोरी आना, बैक में दर्द होना, ये मोस्ट कॉमन है, जिसको हम सर्वाइकल प्लस लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस कहते हैं। और इसके अलावा और भी नसों और पट्टों की जो बीमारियां आती हैं जो जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं, और कुछ डायबिटीज़ के अंदर भी न्यूरोपैथीज आती हैं, उसका भी हम न्यूरो मेडिसिन में इलाज करते हैं। ठीक है। ये है जनरल व्यू न्यूरोलॉजी के हवाले से। और स्पेसिफिक और भी बीमारियां आती हैं जिसमें विल्सन डिजीज़ है, रेशा है, पार्किंसन डिजीज़ जिसके अंदर हाथ कांपना, स्लो हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। इस बीमारी को कहते हैं पार्किंसन डिजीज़, और इसका इलाज भी मुमकिन है अगर बर वक्त किया जाए तो। ठीक है। ये चीज़ें मोस्ट कॉमन है न्यूरो मेडिसिन में। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा एज अ न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्री में एज अ न्यूरोलॉजी का क्या रोल है। कहा जाता है कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है एक साइकेट्री एक छोटा सा चैप्टर है न्यूरो मेडिसिन का, लेकिन हकीकत ये है कि वाकई एक साइकेट्री अपनी जगह पे बड़ी फील्ड है और न्यूरोलॉजिस्ट का रोल साइकेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिस्ट अच्छा वही है जो अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट है। अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो साइकेट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंबाइन हो रही होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ, जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि न्यूरो मेडिसिन के अंदर आपके पास माइग्रेन के पेशेंट आते हैं। अगर माइग्रेन हम ट्रीट कर रहे होते हैं एज अ न्यूरोलॉजिस्ट तो माइग्रेन वर्स्ट हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। अगर हम उसके अंदर डिप्रेशन को सही तरीके से असेस ना करें तो डिप्रेशन जब असेस करते हैं तो पता लगता है कि माइग्रेन अब बेहतर होने लगा। तो इससे ये पता लगता है कि समटाइम्स जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं उसके अंदर साइकेट्रिक डिजीज़ को भी असेस करना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें डिप्रेशन मोस्ट कॉमन पाया जाता है। जब डिप्रेशन को असेस करते हैं तो जब उसको ट्रीट करते हैं विद जो आपके माइग्रेन की मेडिसिन के साथ, तो पेशेंट की आउटपुट बड़ी अच्छी होने लगती है। उससे ये पता लगता है कि एज अ न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्री की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका रोल एक जैसे कि देखा गया न्यूरो मेडिसिन में माइग्रेन के अंदर जस्ट साइकेट्री के एक डिजीज़ को, डिप्रेशन को असेस करने से ये फ़ायदा हुआ, तो इस तरह कई और भी चीज़ें जैसे कि कंबाइन आती है, जैसे डिमेंशिया के अंदर भी जो है, डिमेंशिया न्यूरो मेडिसिन में आता है लेकिन डिमेंशिया साइकेट्री के अंदर भी आ रहा होता है, जिसके अंदर लीवी बॉडी डिमेंशिया है, उसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वहाँ भी चीज़ें एज अ न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्री का अच्छा रोल है, उसमें जो है उसको जो है सही तरीके से बर वक्त असेस किया जाए, और जो रिस्पॉन्स जो ट्रीटमेंट का है उसके साइड इफेक्ट फ़ौरन असेस किए जाएँ, तो सही तरीके से बीमारी की तशखीस की जाती है। और डिमेंशिया की वैरायटी का भी जो है ना, कौन सी टाइप है उसको भी असेस किया जाता है और सही तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एज अ न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्री के अंदर रोल इम्पोर्टेंट है, तो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट उसको साइकेट्री की बीमारियों की भी कॉमन जो है नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है, बाइपोलर डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन है, जिसके अंदर मूड वेरिएशंस आती हैं, और इसके साथ स्किज़ोफ्रेनिया टिपिकल साइकेट्री के अंदर बीमारी आती है। न्यूरो मेडिसिन में तो इतना रोल नहीं है,
लेकिन डिप्रेशन का बहुत ज़रूरी रोल है। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट डिप्रेशन हर न्यूरोलॉजिस्ट तकरीबन आमतौर पे ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक वाहिद बीमारी है जिसका अच्छा रोल है एज अ न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्री के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी न्यूरो मेडिसिन में बताऊंगा जो कि न्यूरो मेडिसिन में भी आती है, साइकेट्री में आती है। क्योंकि मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट भी काम कर रहा हूँ, तो ये दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में अवेयरनेस दे रहा हूँ। एक ऐसी बीमारी जिसको डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया की मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक डिमेंशिया जिसके काजेज हैं, जिसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से हो रही है, न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, तो वो रिवर्सिबल है। डिमेंशिया के अंदर क्या होता है कि मेमोरी दो होती है, एक रिसेंट मेमोरी होती है, एक जो है आपकी जो है रेट्रोग्रेड मेमोरी होती है, जिसके अंदर पुरानी चीजें उसमें याद रहती है, लेकिन नई चीजें जो वर्किंग मेमोरी होती है वो अफेक्टेड होती है मोस्टली। तो उस मेमोरी को ठीक करने के लिए काजेज को ढूंढते हैं। जो रिवर्सिबल काजेज होती हैं वो ट्रीटेबल होती हैं, जिसमें विटामिन B12 की कमी हो गई उसको ट्रीट कर सकते हैं। डिमेंशिया की मोस्ट कॉमन में काजेज में आता है रिवर्सिबल है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसको कवर करें, कंट्रोल करें तो डिमेंशिया बेहतर हो जाता है। और अगर स्ट्रोक वगैरह हो जाए, उसकी वजह से डिमेंशिया हो जाए, तो उसको फिर जैसे डायबिटीज वगैरह को कंट्रोल करेंगे तो उसके अंदर मेमोरी बेहतर होती जाएगी। और स्ट्रोक को कवर करने के लिए कुछ मेडिसिन भी आती हैं, जिसमें जो है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाइयाँ हैं वो देते हैं, तो मेमोरी बेहतर होती है। लेकिन डिमेंशिया के अंदर एक खतरा ये रहता है कि अगर ओल्ड एज में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे UTI या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए या नमकियात की कमी हो जाए, तो एक पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और पेशेंट परेशान हो जाते हैं, उनको क्या हो गया, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है डिमेंशिया के मरीजों में। इसलिए डिमेंशिया का डायग्नोसिस बर वक्त कराना बहुत जरूरी है, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट ना जाए। ठीक है, तो ये डिमेंशिया की इतनी इंपॉर्टेंट जरूरी है कि उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बर वक्त होना चाहिए। तो उसका स्क्रीनिंग, MRI और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक और बीमारी के बारे में बताऊंगा, न्यूरो मेडिसिन में बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन जिसको दर्द हकीका भी कहते हैं। इसमें जो है सर में दर्द होना, आधे सर में भी दर्द हो सकता है, पूरे में भी हो सकता है। और इसमें सर दर्द की कुछ और भी सिम्टम होते हैं, जिसमें उल्टी महसूस होना, मतली महसूस होना, चक्कर आना, कभी कभी यूनिलेटरल होता है जिसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं, उसके अंदर आंख लाल हो जाना या आंख से पानी आना, और ये चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, बेचैनी आना, नींद उड़ जाना। और ये दर्द जो है उसकी और कुछ वजूहत भी होती है जिसकी वजह से बढ़ जाता है। उसके अंदर कुछ जेनेटिकल मोरूसी वजूहत होती हैं, फैमिली से आ रही होती हैं, और कुछ ऑक्यूपेशनल रिलेटेड भी होती हैं, एनवायरमेंटल भी होती हैं, और कुछ जो है खाने पीने न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। न्यूट्रिशन की वजह से जो ग़िज़ाओं में ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस माइग्रेन प्रोवोक हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके साथ एनवायरमेंटल जो ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, उनका भी माइग्रेन प्रोवोक हो जाता है। तो क्योंकि सन रेज होती हैं जिसकी वजह से जैसे वो आँख में पड़ती है फोटोफोबिया हो जाता है, उससे माइग्रेन प्रोवोक हो जाता है। तो इसलिए जिनको माइग्रेन होता है उनको कुछ एहतियातें करनी चाहिए। एक तो ये है कि खाने में ये चॉकलेट, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, निकोटीन का इस्तेमाल कम करें, और सन में निकले तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और स्क्रीन टाइम, मोबाइल वगैरह कम इस्तेमाल करें, तो माइग्रेन के दौरे कम पड़ेंगे। और दूसरा, स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, नींद मुकम्मल होनी चाहिए। अब मैं आपको न्यूरो मेडिसिन में एपिलेप्सी के बारे में बताऊंगा, जो बहुत कॉमन है और जिसका इलाज भी बड़ी खुशखबरी है कि मुमकिन है। दवाइयाँ भी मौजूद हैं, और बदकिस्मती ये है कि लोग बर वक्त इलाज के लिए नहीं आते। काफ़ी हद तक ये अगर बीमारी लड़कियों में हो जाए तो उसका तो इलाज करवाती नहीं है, वो दम दरूद और जिन भूत के चक्करों में चलते रहते हैं, और उसी चक्कर में बेचारियों की शादियाँ भी टूट जाती हैं। और ये बीमारी काबिल इलाज है। इसके अंदर होता क्या है कि मिर्गी के जब दौरे पड़ते हैं, उसमें जो है मिर्गी की बहुत सारी किस्में हैं। एक होती है प्राइमरी एपिलेप्सी, एक होती है सेकेंडरी एपिलेप्सी। प्राइमरी एपिलेप्सी 20 साल के दरमियान हो जाती है,
और सेकेंडरी जब कोई चोट लगे या फालिज हो जाए या लकवा हो जाए या ब्रेन ट्यूमर्स हो, उस कंडीशन में होती है, जिसको हम स्कार एपिलेप्सी भी कहते हैं। तो दोनों ही सूरतों में जो प्राइमरी एपिलेप्सी उसका आउटपुट अच्छा है, उसका एक कोर्स होता है, 3 से 5 साल हम दवाई देते हैं, ठीक हो जाती है और टेपर ऑफ करके दवाई बंद कर देते हैं, परमानेंट क्योर हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है, उसके लिए हम दवाई लॉन्ग टर्म देते हैं, जिसमें ये फिट्स कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन ये बीमारी काबिल इलाज है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब को भी थी, वो भी दवाई खाते थे, ठीक हो गए। इसके लिए मिथ फैलाई गई है कि मिर्गी की दवाई सारा जिंदगी खानी पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक वक्त आता है 3 से 5 साल के दरमियान दवाई बंद हो जाती है, काबिल इलाज बीमारी है। हमारी कोशिश है लोग आए, इसका इलाज कराएं, और जब भी मिर्गी हो सबसे पहले मरीज को फौरन हॉस्पिटल ले जाएं, करवट दिलाएं, मुंह में जूता वगैरह न सिंगाएं। अक्सर ये हम देखते हैं कि होता है तो मुंह में जो है कपड़ा डाल देते हैं या जूता सिंगाते हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे मरीज को और नुकसान होगा।